अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हो ना तो आई एम श्योर आपने द रिंग मूवी ज़रूर देखी होगी। इस मूवी में ना एक अजीब सा टेप होता है जो पता नहीं कहाँ से लोगों के हाथ लग जाता है और जब कोई भी इंसान उस टेप को देखता है ना तो उसकी 7 दिन में डेथ हो जाती है। लेकिन इस मूवी का जो सबसे ज़्यादा फेमस और डरावना सीन था कुएं वाला। अब उस कुएं में से ना एक अजीब सी लड़की जिसने कि वाइट कपड़े पहने होते हैं और उसके लंबे लंबे काले बाल होते हैं जो कि उसके चेहरे को लगभग ढके हुए होते हैं, वो उस कुएं में से बड़े अजीब तरीके से रेंग रेंग के बाहर निकलती है और उसकी पूरी बॉडी में से पानी टपक रहा होता है और स्किन बिल्कुल येलो, जैसे बहुत टाइम तक किसी ह्यूमन बॉडी को अगर आप पानी में रख दो तो उसकी जैसे स्किन सड़ जाती है ना, बिल्कुल वैसे। और उस सीन को देखने में ना भाई बहुत ज़्यादा डर लगता था। वैसे ये मूवी कितनी ही ज़्यादा डरावनी क्यों ना हो, लेकिन मेरी ये फेवरेट हॉरर मूवी है एंड मैंने इसके जितने भी पार्ट हैं ना वो सब देखे हुए हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इस मूवी के बारे में बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये जो मूवी है ना उसकी स्टोरी कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वो एक रियल स्टोरी है जो कि आज से 400 साल पहले जापान में हुई थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। इनफैक्ट जापान में आज भी वो किला है जिसमें आप उस कुएं को देख सकते हो, जिसमें उस लड़की की आत्मा आज भी भटकती है और कई लोगों ने उसकी आवाज़ तक सुनी है। तो आखिर क्या है उस कुएं की मिस्ट्री और कौन है वो लड़की जिस पर द रिंग मूवी बनाई गई, यही हम जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अपने घर की लाइटों को कर दो थोड़ा डिम और अपने कान पे लगाओ हेडफोन ताकि आप इस स्टोरी का पूरा फील ले सको। ये कहानी है जापान के ईडो पीरियड, जिसको कि टोकुगावा पीरियड भी कहा जाता है, उस टाइम की। अब उस टाइम 1603 में टोकुगावा लियासा ने सेकिगाहारा से वॉर जीत ली और जापान पर अपना कब्जा कर लिया और ये शासन 1868 मतलब कि 250 साल तक चला। अब उस टाइम जापान में कोई वॉर नहीं चल रही थी और इसी वजह से काफ़ी शांति थी, लेकिन जापान के नियम कानून काफ़ी सख्त बना दिए गए थे। वहाँ के लोगों की अलग अलग जगह थी उनकी हैसियत के हिसाब से, जैसे समुराई की बहुत ज़्यादा इज्जत थी और लोग उनको बहुत ही सम्मान से देखा करते थे। उसके बाद आते थे अमीर लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था और वो बड़े ही ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। और सबसे नीचे आते थे गरीब लोग जो कि इन समुराई और अमीर लोगों के घर पे काम किया करते थे, मतलब कि ये उनके सर्वेंट थे। उस टाइम जापान में ना बहुत खूबसूरत कैसल हुआ करते थे और उन कैसल में से एक था हिमेजी कैसल, जिसको कि आज ह्यूगो प्रीफेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसल वैसे तो 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन 16वीं शताब्दी में ना इसका कंस्ट्रक्शन करके इसको और बड़ा कर दिया गया था। इस कैसल का कलर पूरा वाइट था और इसी वजह से इसको वाइट हेरन कैसल भी कहा जाता था। ये कैसल जापान के 12 बचे हुए कैसल में से एक था। इनफैक्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड किया गया था। लेकिन इस किले की खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और दर्दनाक सच्चाई छिपी हुई थी, क्योंकि उस टाइम जापान में एक लड़की थी जिसका नाम था ओकिको, जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो अकीको इसी किले में एज ए सर्वेंट काम किया करती थी। वैसे वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी और जो भी काम उसको दिया जाता था उसको बहुत ही केयर और लगन के साथ किया करती थी और इसी वजह से उसके काम में कोई भी खोट नहीं निकल पाता था। लेकिन इन सारे काम काज के अलावा अकीको को एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। एक्चुअली उस कैसल का जो मालिक था ना उसके पास 10 पोर्सिलिन की प्लेट्स थी जिनको कि रोज साफ सुथरा और सुरक्षित अपनी जगह पर रखने की जिम्मेदारी अकीको की थी। मतलब कि उन प्लेट्स में से ना तो कोई टूटनी चाहिए ना ही गायब होनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस 10 पोर्सिलिन की प्लेट में ऐसा क्या खास है जो अकीको को इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 10 पोर्सिलिन की प्लेट थी ये कोई आम प्लेट नहीं थी, बल्कि ये उस कैसल के मालिक की खानदानी धरोहर थी, जिसको कहा जाता है ना पुश्तैनी, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी खानदानी धरोहर के रूप में ट्रांसफ़र होती है। इनको किसी दूसरी प्लेट से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये 10 पोर्सिलिन की प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा खास थी। अब अकीको डेली उन 10 पोर्सिलिन की प्लेट्स को निकालती, उनकी साफ़ सफाई करती और उनको वापस अपनी जगह पर रखने से पहले वो उनकी गिनती किया करती थी। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और इसी तरह 9 प्लेट, 10 प्लेट तक गिनकर वो उनको वापस अपनी जगह पर रख दिया करती थी। और ऐसा ना काफ़ी टाइम तक चला और वो प्लेट्स अकीको के पास सुरक्षित रही। लेकिन एक दिन जब अकीको ने उन प्लेट्स को निकाला और उनको साफ़ सुथरा करने के बाद
वो उन प्लेट्स को गिनने बैठी। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 9 प्लेट तक आते आते उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि 10वीं प्लेट मिसिंग थी। अकीको को लगा कि मे भी उससे गिनने में कोई मिस्टेक हुई हो, तो उसने उन प्लेट को दोबारा से गिना। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 9 प्लेट तक आते आते उसकी गिनती खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 10वीं प्लेट अब भी मिसिंग थी। अब वो बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही थी और बार बार उन प्लेट्स को गिनती और 9 प्लेट्स के आने तक वो रोने लग जाती, क्योंकि 10वीं प्लेट मिसिंग थी। अब जब 9 ही प्लेट थी तो आखिर 10वीं प्लेट कहाँ गई? आप लोग यही सोच रहे हो ना? तो मैं आपको बता दी हूँ कि आखिर वो 10वीं प्लेट कहाँ गई। उस किले में एक बहुत ही पावरफुल आदमी था। उस आदमी का दिल अकीको पे आ जाता है। उसने अकीको के सामने एक प्रपोजल रखा कि वो उसको सेफ्टी, ऐशो आराम, पैसा सब कुछ देगा, बस वो उसकी प्रेमिका बन जाए। अब प्रेमिका तो मैं अच्छा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट अब समझ जाओ कि वो अकीको से क्या चाहता था। और इसी वजह से अकीको ने उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। अपनी उस बेइज्जती को वो पावरफुल आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसी वजह से उन 10 प्लेट में से 1 प्लेट उसने गायब कर दी, या कुछ कहानियों में कहा जाता है कि उसने उस प्लेट को तोड़कर कुएं में डाल दिया। और जब उस कैसल के मालिक को इस 10वीं प्लेट के गायब होने का पता चला तो उसने इसका इल्ज़ाम ओकीको पे लगाया। उसने कहा कि इन 10 प्लेट्स को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ओकीको की थी, तो वो आखिर 10वीं प्लेट कहाँ गई? मे भी हो सकता है कि ओकीको ने उस प्लेट को चुरा कर कहीं बेच दिया हो। ओकीको बेचारी कहती रही कि वो बेगुनाह है, उसको नहीं पता कि आखिर वो 10वीं प्लेट कहाँ गई। उसने उस प्लेट्स को नहीं चुराया है, ना ही कहीं बेचा है। लेकिन वो कैसल का मालिक इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो ओकीको से उगलवाए उस 10वीं प्लेट के बारे में। और फिर उस कैसल के मालिक के आदेश पर ओकीको को काफ़ी मारा पीटा जाता है। इनफैक्ट उसके बाल तक नोच लिए जाते हैं और फिर लास्ट में उसको कुएं पर लटका कर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और हर टॉर्चर के साथ बस यही पूछा जाता कि बता 10वीं प्लेट कहाँ है। ओकीको बस रोती रहती और कहती कि मुझे नहीं पता वो 10वीं प्लेट कहाँ है, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन ये टॉर्चर काफ़ी दिनों तक चला। और फिर एक दिन वही पावरफुल आदमी ओकीको के पास आता है जहाँ उसको टॉर्चर किया जा रहा था, और उसके कान में एक बात कहता है जिससे ओकीको शॉक्ड रह जाती है। उस आदमी ने कहा कि अगर ओकीको अब भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो वो बता देगा कि उसने 10वीं प्लेट कहाँ रखी है। लेकिन ऐसी कंडीशन में भी ओकीको ने उस आदमी के प्रपोजल को ठुकरा दिया और इस पावरफुल आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सैनिकों को आदेश दिया उसकी मिडिल फिंगर काटने का, जिससे कि वो प्लेट्स की गिनती किया करती थी। और उसके आदेश पर सैनिकों ने ओकीको के मिडिल फिंगर को काट दिया और उसके बाद ओकीको बहुत बुरी तरीके से चिल्लाई। डरी हुई टूटी हुई ओकीको अब जान चुकी थी कि आखिर वो 10वीं प्लेट कहाँ गई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो कभी भी साबित नहीं कर पाएगी कि उसने उस प्लेट को नहीं चुराया। और इस 10वीं प्लेट के गायब होने के पीछे उस पावरफुल आदमी का हाथ है, क्योंकि उसकी बात पर कौन यकीन करेगा। ओकीको अब हार मान चुकी थी और वो जानती थी कि उसको और ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा जब तक वो मर नहीं जाती। लेकिन अब वो और ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और इसी वजह से वो उस कुएं में कूद जाती है। लेकिन कई स्टोरीज़ के अकॉर्डिंग ओकीको को उस कुएं में वो 10वीं प्लेट दिखाई देती है और जब वो 10वीं प्लेट को निकालने के लिए उस कुएं में कूदती है तो वो उस कुएं से वापस नहीं निकल पाती। वो काफ़ी गुहार लगाती है कि बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था जो उसको बचा पाता और इसी वजह से काफ़ी दर्दनाक तरीके से घुट घुट कर उसी कुएं में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ये स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। ओकीको के बाद उस कैसल के कई सर्वेंट्स, इनफैक्ट उस कैसल के मालिकों ने भी एक आवाज़ सुनी जो कि उस कुएं की तरफ से आ रही थी। और जब उन्होंने उस कुएं के पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की उस कुएं के पास बैठकर प्लेट्स गिन रही थी। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 9 प्लेट के बाद वो रोने लग जाती और ऐसा वो बार बार रिपीट कर रही थी। और ऐसा सिर्फ उस दिन नहीं, कंटिन्यूसली हर रात रिपीट होता, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं ओकीको की आत्मा थी। क्योंकि जीते जी वो ये बात साबित नहीं कर पाई थी कि उसने 10वीं प्लेट को नहीं चुराया था, वो बिल्कुल बेगुनाह थी। इनफैक्ट उस कुएं के अंदर तड़प तड़प कर उसकी डेथ हुई थी और इसी वजह से उसकी आत्मा उस कुएं के आसपास भटकती थी और बार बार उन प्लेट्स को गिना करती थी। और ऐसा फिर कई सालों तक चलता है। फिर एक बौद्ध भिक्षु को बुलाया जाता है इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए।
वो बौद्ध भिक्षुक उस कुएं के पास आकर बैठ जाता है और रात में जब अकीको की आत्मा आती है और उन प्लेट्स की गिनती शुरू करती है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 9 प्लेट गिनने के बाद वो जब रोने लगती है कि तभी बौद्ध भिक्षुक ने कहा 10 प्लेट, ये रही 10वीं प्लेट। अब काफ़ी देर तक तो वहाँ सन्नाटा फैला रहा। फिर एक आवाज़ आई, 10वीं प्लेट मिल गई, मैं मुक्त हो गई, मैं बेगुनाह साबित हो गई। और इसी इंसिडेंट पर द रिंग मूवी बनाई गई थी। मतलब वो क्रीपी वेल और उसमें से निकलती हुई लड़की, सब कुछ इसी स्टोरी में से लिया गया था। इनफैक्ट जो फीमेल घोस्ट का लुक था ना, वाइट कपड़े, लंबे काले बाल, पूरी बॉडी से पानी टपक रहा है, गीले बाल, पीली स्किन जो लगभग सड़ी हुई लग रही है, ये सब कुछ इसी स्टोरी में से लिया गया था और इसी वजह से ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इनफैक्ट ये सीन लोगों को आज भी याद है। वैसे अगर आप जापान ट्रैवल करते हो ना, तो आज भी आप हिमेजी कैसल में ओकिको वेल देख सकते हो, जहाँ पर कहा जाता है कि अभी भी ओकिको की आत्मा भटकती है। और रात में अगर आप उस वेल के पास जाते हो, वैसे तो रात में उस वेल के पास जाना अलाउ नहीं है, लेकिन एनी हाउ अगर आप उस वेल के पास पहुंच जाते हो तो आपको कुएं के पास एक लड़की बैठी दिखाई देगी और उसका लुक बिल्कुल वैसा होगा जैसा मैंने आपको बताया था। और एक आवाज़ आएगी, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 9 प्लेट और उसके बाद उस लड़की की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है ना, तो आपको मेरा ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है। तो जाओ और जाकर फटाफट देख लो और हाँ, एक कमेंट ज़रूर कर देना।